हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द माइंडविन एंड आई एम शिव महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से हमारे चैनल के साथ नया जुड़ रहे हैं तो आप जानते हैं हमने जो है पिनाक बैच शुरू किया हुआ है। ठीक है, पिनाक बैच है हमारा, जो हम आपको पूरा का पूरा जेकेपीएसआई का पूरी तरह से आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मेरा कंटेंट है जो अभी आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, ये खाली जेकेपीएसआई तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप अगर एसएससी के एस्पिरेंट हैं या केएस के अगर लेवल का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो फिर भी बेनिफिशियल होगी ही होगी, क्योंकि ये कंटेंट जो है बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है। कोई इसमें मतलब ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह जो है नहीं डाले गए हैं, बड़ा ही मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स से जो है आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और टॉपिक आता है आपका प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक चीज़ प्रीएम्बल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं प्रीएम्बल को क्या कहा जाता है। इट इज़ नोन एज अ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इट इज़ नोन एज अ इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आपने क्या करनी है, पहले याद करनी है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको ये पता होनी चाहिए। तो इसके आगे फिर अब चलते हैं, हमारे प्रीएम्बल को शुरू करते हैं। तो चलिए, द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखिए क्या होता है, जैसे कोई एक चीज़ है हम करते हैं ना, बचपन में हम इंग्लिश में पोइम्स वगैरह पढ़ते थे। ठीक है, वो पोइम्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, उन पोइम्स की ना समरी को रट्टा मार लेते हैं। जब हम वो समरी कर लेते हैं तो हमें पोइम्स का पूरी तरह से जो है लेआउट मिल जाता है। उसी तरह आपको पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, अराउंड 400 प्लस आर्टिकल्स हैं इसमें, 25 पार्ट्स हैं इसमें, 12 शेड्यूल्स हैं। तो हमें वो इतना कुछ तो याद होगा नहीं, पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना भी है। ये भी हमें एक क्यूरियोसिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की। तो आप क्या कीजिए, प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए, और प्रीएम्बल की आपको फिर जो है प्रीएम्बल से पता चल जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। अभी अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो हमने आगे प्रीएम्बल का वो जो लिखा भी हुआ है, तब मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। इट कंटेन्स अ समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एक पोइम नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी आप समरी पढ़ लीजिए गाइड वगैरह से, तो आपको पूरी तरह से उसका पता चल जाएगा। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया वो आता है एन ए पालखी वाला। ठीक है, एन ए पालखी वाला एक ज्यूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा था प्रियम्बल के बारे में कि ये क्या है, आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया भाई। तो एन ए पालखी वाला ने बोला था कि प्रियम्बल क्या है, आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक और चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस लाए थे ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बीच में, हमारा प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ऊपर ही बना हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को ही हमने क्या कर दिया, एक तरह का प्रीएम्बल बना दिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए अब आगे आ गया कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो क्या आंसर आएगा उसका, हमारा प्रियम्बल। के एम मुंशी आते हैं फिर। प्रियम्बल के बारे में उन्होंने कहा इट इज़ अ हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताना है, तो टेंशन मत दीजिए। अभी आप फिलहाल ये याद कीजिए कि प्रियम्बल के बारे में के एम मुंशी ने क्या कहा था। ये क्या है, हॉरोस्कोप है हमारे सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने दो पर्सन्स के बारे में पढ़ लिया है जिन्होंने प्रियम्बल के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है। पहले आते हैं अन्य पालखी वाला, दूसरे आते हैं के एम मुंशी। अब आगे चलते हैं, एक और पर्सन आते हैं जिन्होंने इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से बताया हुआ है। अब कौन सी वो पर्सनैलिटी है, वो आते हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गव जो एक और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने बोला है प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और चीज़ मैं बता दूं, वो तो चीज़ें आपने याद करनी है। एन ए पालखी वाला और के एम मुंशी के बारे में, इनको भी आपने इग्नोर नहीं करना है। इन्होंने क्या बोला है, प्रियम्बल क्या है, मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, इट इज़ द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये की है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ ए जीवल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ ए प्रॉपर यार्ड स्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इन्होंने इसके बारे में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। पहले इन्होंने क्या बोला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला प्रीशियस पार्ट है ये।
ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये प्रीशियस पार्ट आता है, साउल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, की आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जीवल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके बाद ये आता है यार्ड स्टिक। ठीक है, ये क्या है, यार्ड स्टिक है, जिससे आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कर सकते हैं, वर्थ को मेजर कर सकते हैं। प्रियम्बल पढ़ लीजिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, उन्होंने इन शॉर्ट ये बोला है। ठीक है, ये चीज़ होगी आपकी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आपके, एक और आते हैं, दो पर्सनैलिटीज और आएंगे। पहले आते हैं सर अर्नेस्ट बेकर या सर अर्नेस्ट बार्कर जो हैं, उन्होंने प्रियम्बल के बारे में बोला था, इट इज़ द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था इन्होंने। फिर उसके बाद एक और पर्सनैलिटी आते हैं, वो आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बतानी है जो आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में बड़ी बारी पूछी हुई है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे देश के एक इकलौते ऐसे जज हैं जो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों बने जा चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर कौन बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो वैसे तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, पर हाँ, अमूमन क्या होता है, फिर उनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बिठाया जाता है। तो मोहम्मद इलायतुल्लाह जो पहले हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने प्रियम्बल को बोला है, प्रियम्बल के बारे में, कि प्रियम्बल रिसेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इन्होंने पहले तो देखिए, एक और चीज़ मैंने शायद वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं है, ये आप लिख लीजिएगा। प्रियम्बल का जो सोर्स है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इसका सोर्स आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने प्रियम्बल, यूएसए के प्रियम्बल के बारे में बोला कि इट रिसेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूएसए। ठीक है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में देखा जाए, ये डिक्लेरेशन से ज़्यादा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, साउल है। ठीक है, इट इज़ द साउल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी। इन्होंने यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ा, यूएसए के प्रियम्बल के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि ये क्या करता है, अमेरिका की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर रहा है। पर अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने पढ़ना है तो आपको प्रियम्बल के बारे में पता चलेगा, प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साउल है। ठीक है, और हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी का क्या करता है, वो पैटर्न बताता है, हमारे देश का पॉलिटिकल पैटर्न कैसा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक और चीज़, अमेंडमेंट तो आपको पता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी चीज़ें बड़ी बार अमेंड हुई है। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स ही जो है ना, वो दो बारी अमेंड हुआ है। एक बारी क्या हुआ था उसमें, हमने वो राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया, और एक बार उसमें हमने राइट टू एजुकेशन ऐड किया। ठीक है, तो हमारा प्रियम्बल भी जो है एक बार अमेंड हो चुका है। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक और चीज़ बता दूं, द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। ठीक है, एक ही बारी अमेंड हुआ है, और वो कब हुआ था, 1976 के साल में हुआ था। और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी तब कॉन्स्टिट्यूशन की, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, जिसने 3 वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल के बाद में ऐड हुए थे, तो वो कौन से आते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कौन सी अमेंडमेंट थी वो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से साल में, 1976 में। ठीक है, तो चलिए अब प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं, और यहीं से मैं आपको सब कुछ जो है इसके बारे में बता दूंगा। प्रियम्बल ऑफ अवर इंडिया स्टेट्स दैट, और आपने कभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी इसके बारे में लिखा हुआ है। प्रियम्बल हमारे देश का क्या कहता है, सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक चीज़ याद रखना, आपको ये तो पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किन्होंने बनाया है, वो बनाया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। ठीक है, किसने बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया है। पर अगर एक चीज़ याद रखना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पावर किसने दी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वो कौन आएंगे, हमारे देश के लोग। ठीक है, हमारे देश के लोगों ने अगर वोटिंग नहीं की होती तो वो कैसे मेंबर्स बन जाते, आपको तो पता है, वो वोटिंग के थ्रू आए थे। तो प्रियम्बल जो है कहाँ से शुरू होता है, हम भारत के लोगों से बनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवेरियन। ठीक है, हमारा भारत का देश अपनी मर्जी से एक साथ जो है डिस्कशन करके हमारा देश क्या बना रहा है, सोवेरियन बना रहा है। ठीक है, सोवेरियन का मैं एक चीज़ बता दूं, सोवेरियन का मतलब होता है इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट।
नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी स्टेट। देखिए सोवेनिटी का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे क्या होता है हमारा किसी कंट्री के साथ अगर वॉर होता है ना, जैसे कोई भी नेबरिंग आप कंट्री कह सकते हैं, अगर इंडिया चाहे तो वो उनके ऊपर पूरी तरह से पहले अटैक भी कर सकता है, किसी तरह का जो है न्यूक्लियर ऑर्डर कर सकता है, किसी भी तरह का वेपनरी ऑर्डर कर सकता है, किसी भी तरह की वो आर्मी को गाइडेंस दे सकता है। इसको कहा जाता है सोवेरियन। हमें यूएसए से, हमें किसी और कंट्री से, चाइना से, रशिया से या फ्रांस से या यूके से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह से अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इसी को सोवेरियन नेशन कहा जाता है। आज के टाइम पे भी चाहे हमारी पूरी दुनिया एडवांस हो चुकी है, पर फिर भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सोवेरियन अभी तक नहीं है। वो अपनी कंट्रीज़ के डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, उनको किसी और कंट्री से पूछना पड़ता है। पर हमारा देश पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है। हम किसी कंट्री के डोमिनियन नहीं है, जैसे हम पहले क्या थे, यूके के थे। तो हम अपने डिसीजन जो है पूरी तरह से ले सकते हैं। इसका मतलब होता है सोवेनिटी या सोवेरियन नेशन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा देश खाली इंडिपेंडेंट नहीं है, सोशलिस्ट भी है। सोशलिस्ट का मतलब होता है हमारे देश में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया हमारा देश जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके क्या करें, हमारे देश को चला रहे हैं। ठीक है। सेक्युलर आपको पता है हमारा देश जो है एंटी रिलीजन नहीं है। ठीक है। सेक्युलर का मतलब आपको पता है ना क्या होता है। सेक्युलर का मतलब हो गया जो हर किसी रिलीजन की क्या करे, रिस्पेक्ट करे। किसी रिलीजन के जो है उनको मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है, पर वो रिलीजन हर किसी की क्या करे, रिस्पेक्ट करे हैं। एक चीज़ याद रखना, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जो सेक्युलर अपने आप को कहती है, पर वो ना बाकी रिलीजन्स के लिए क्या हो जाती है, एंटी हो जाती हैं। वो कहती है कि हमें रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अगर आप रिलीजन का मुद्दा हमारे पास लेके आओगे तो हम आपको उसके लिए सज़ा देंगे। पर हमारा देश एंटी रिलीजन नहीं है। हमारा देश एक सेक्युलर होने के रूप में सरकार कहती है कि भाई मेरा तो कोई रिलीजन नहीं है, मेरी जो धार्मिक किताब है वो है संविधान, भारतीय संविधान। पर आपका जो धर्म है आप उसको जैसे मर्जी चलाइए, क्या, क्योंकि वो आपका क्या है, पर्सनल मैटर है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन एक ऐसा होता है जहाँ पे सरकार लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों से बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और रिपब्लिक, रिपब्लिक मैं आपको बता दूं, रिपब्लिक का मीनिंग होता है एक कंट्री विद नो हेरिडेटरी मोनार्की। ए कंट्री विद नो हेरिडेटरी एलिमेंट। एक जो रिपब्लिक नेशन होता है एक ऐसा नेशन होता है जहाँ पर राजा वाली प्रथा नहीं होती है। जैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे भी देखो, एक तरह का अगर ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे तो यहाँ पे क्वीन का राज था ना। और उससे पहले अगर बात की जाए हमारे यहाँ पे मुगल्स आए, उससे पहले राजाओं का राज था, तो राजा अपनी मर्जी से कोई भी जो है रूल बना लेते थे। पर एक कंट्री रिपब्लिक जब हो जाए ना, वहाँ पे जो सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, जैसे हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है, हमारे देश की अभी देखा जाए राजा होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी किसके द्वारा जो चुना जाता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है। पहले ये चीज़ समझ आ गई हमारा देश है क्या क्या। हमारा देश सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ना ही खाली हम जो है एक नेशन है, हम ये सब कुछ हैं। सोवेरियन का मतलब हम अपने इंडिपेंडेंट जो है डिसीजंस लेते हैं। सोशलिस्ट का मतलब हो गया हमारे देश में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों फ्लरिश कर रहे हैं। सेक्युलर का मतलब हो गया हमें किसी रिलीजन से लेना देना नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया हमारे देश में लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है। और रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो भी किनके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा। अब इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे भारत के लोगों को जस्टिस हमेशा मिलेगी, पूरी उम्र उनको जस्टिस मिलेगी। कौन कौन से लेवल पे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता रहेगा। जैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई है, हर किसी को काम करने की परमिशन है, हर कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स में जो है फ्लरिश कर सकता है, ये हमारी आ गई जस्टिस। फिर हमें लिबर्टी, हमें आज़ादी है कौन कौन सी, सोचने की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मेरे देश में, मैं पूरी तरह से बोल सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ के ऊपर फेथ कर सकता हूँ, और किसी भी जो है मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ। ये हमें लिबर्टी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी देता है कौन सी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की।
ठीक है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देता है और उनको जो है लोगों के बीच में प्रमोट करता है। फिर आता है लास्ट में फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमें जो है भाईचारा सिखाता है और उससे वो क्या करता है, हमें एश्योरेंस देता है डिग्निटी किसी एक इंसान की और यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमारी जो है यूनिटी बनाए रखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपकी? तो चलिए आगे चलते हैं। लास्ट में जो बचा हुआ है, इन अवर कॉन्स्टेंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? वो बना है 26 नवंबर 1949 को। हमसे कभी कोई इंटरव्यू में पूछेगा या हमसे कोई ऐसे जनरल नॉलेज पूछेगा तो हम उनको बता देंगे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही कब है? 26 नवंबर को है। तो पर भाई आपको बोले कोई कि ये झूठ है तो आप उसके साथ बहस करोगे ना? ठीक है, आप उसके साथ बहस करोगे, बोलोगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो वो बंदा बोलेगा यार बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन खुद बता रहा है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको खुद बता रहा है कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? 26 नवंबर को बना है, तो वो आपको कहाँ पे पता चलेगा उसका प्रूफ? वो हमारा प्रीएम्बल आएगा। प्रीएम्बल कहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, हम इसी दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है लागू कर रहे हैं और अपने आप को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे समझिए। प्रीएम्बल हमें क्या करता है? डेट भी बताता है कि किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। 26 जैन को नहीं बना, वो बना है 26 नवंबर को। ठीक है, तो चलिए अब आगे प्रीएम्बल के बारे में 4 इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स बताते हैं जो प्रीएम्बल हमारे फोकस करता है। सबसे पहले ये बताता है हमारे प्रीएम्बल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स क्या है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने पावर दी थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को किसने पावर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रीएम्बल कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर जो है वो क्या है? हम भारत के लोग हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारा जो देश है इसका नेचर क्या है? हमारे सरकार का नेचर क्या है? हमारा इंडिया है सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी। ये भी आपको बता दिया था। फिर आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कहता है कि हम आपको जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, मतलब एक तरह की पूरी तरह से सोचने की आज़ादी होगी, इक्वालिटी देंगे और फ्रेटर्निटी देंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स के रूप में। फिर आपको जैसे मैंने बोला डेट ऑफ द एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। एक चीज़ याद रखना, ये मैंने आपको पहले भी एमसीक्यू सीरीज़ में बताया था, जब भी आपसे पूछा जाएगा हमारा प्रीएम्बल कब अडॉप्ट हुआ था, वो आएगा 26 नवंबर। पर अगर आपसे पूछा जाए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ था, तो वो क्या आएगा? 26 जैन 1950। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अब। फिर आता है क्वेश्चन ये कि प्रीएम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। देखिए यार, जैसे हम भी कभी कोई बुक लेते हैं ना, हम बुक में जो हमने टॉपिक पढ़ना होता है हम सीधा उसके ऊपर जंप करते हैं। जैसे आपने क्या किया, मैथ्स की कोई बुक ले ली और मैथ्स में आपने क्या करना है, परसेंटेज टॉपिक करना है, तो आप सीधा परसेंटेज को खोलते हो ना। आज स्टार्टिंग में इंडेक्स में बस डेट वो देखते हो, पेज नंबर देखते हो और उसके आगे जंप कर देते हो। हम कभी भी जो है बुक के स्टार्टिंग वाले पेजेस को हमेशा इग्नोर करते हैं। उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ना, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पेज। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते थे, शुरू में इग्नोर करते थे। तो बड़ी बार फिर क्वेश्चन ये आया कि क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट होगा वो हमारे लिए सेक्रेड होगा। हम उसके साथ कोई भी जो है दखल अंदाजी उसमें नहीं कर सकते, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसमें जो है एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह प्रीएम्बल के बारे में बड़ी बार क्वेश्चंस हुए कि बताइए कि भाई प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार अपनी जो है जजमेंट्स दी। ठीक है, क्या हुआ? 3 बार जजमेंट्स दी सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले केस आता है बिरुबरी यूनियन केस ऑफ 1960। सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में कब पूछा था? बिरुबरी यूनियन केस ऑफ 1960 में। उसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पहली बार इन्होंने बोल दिया पार्ट नहीं है, पर गलती हर किसी से होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक और केस होता है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो 1973 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले ओपिनियन को डिलीट किया और बोला कि प्रीएम्बल क्या है? पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्या बोला? पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस आता है 1995 का।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट फिर से चेंज की। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रीएम्बल क्या है, इंटेग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं क्यों इन्होंने बोला था। इट इज मेड बाय मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने बोला, देखिए पहले इन्होंने बोला था हाँ भाई ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अब वो फिर से अगर स्टेटमेंट चेंज करे तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रीज़न भी दिया होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या भाई अब ये ना इसका इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट का मतलब हो गया कि आप इसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल भी उन्होंने ही बनाया जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और आपको पता है हमारा प्रियम्बल किन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, ठीक है। ठीक है, तभी जो है ये हमारा क्या है, इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ होगी आपकी। अब यहाँ से आपका प्रियम्बल ख़त्म होता है। बस आपने एक चीज़ और याद रखनी है, स्टार्टिंग में मैंने वो लिखा भी हुआ है। इसमें अमेंडमेंट कब हुई थी, ठीक है, क्या हुई थी अमेंडमेंट इसमें कब हुई थी, वो हुई थी 1976 में। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 42nd, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। वर्ड्स एडिड कौन कौन से थे वो मैं आपको बता दूं। वो थे सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और लास्ट कौन सा था, इंटीग्रिटी था, ठीक है। तो चलिए भाई आपका प्रियम्बल यहाँ से ख़त्म होता है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के साथ आपको एमसीक्यूज़ कराता हूँ, तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए कुछ 14 एमसीक्यूज़ मैं लाया हूँ, वो आज ही हम ख़त्म कर लेते हैं और आपका प्रियम्बल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रियम्बल के ऊपर एमसीक्यूज़ है। पहला क्वेश्चन आता है, इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। बताइए क्या चीज़ आएगा। यहाँ पे पहले मेरे से ऑप्शन गलत हो गया हुआ था तो मैंने उसको ठीक कर दिया। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। अगर आपको याद होगा फ्रेटर्निटी वो ही कहता है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट अपेयर बिफोर द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने वो जो प्रियम्बल है ना पूरा सीरियल वाइज याद रखना है। जो हम कहते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो तो आपको याद रहेगा, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, ठीक है। बताइए क्या क्या आता है, सोवेरियन, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है, यही आता ना। तो आपसे क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था रिपब्लिक से पहले कौन सा वर्ड आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट अपीयर बिफोर द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। बताइए क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है सोशलिस्ट, सोवेरियन, डेमोक्रेटिक, फेडरल। इसका ऑप्शन नंबर डी फेडरल आएगा, क्योंकि फेडरल किसी भी तरह का वर्ड है ही नहीं प्रियम्बल में, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ होगी। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिगार्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या ये ऑप्शन नंबर ए आता है इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है, तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने 1973 के केशवानंद भारती और 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस दोनों में बताया था। इट वॉज लेटर इंक्लूडिंग, नहीं, इसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ये भी गलत है, क्योंकि 1976 में इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है एक बार, तो आगे भी फ्यूचर में हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए क्या आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 टाइप ऑफ जस्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। बताइए इसका आएगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, कल्चरल जस्टिस। तो चलिए सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडियन एज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बताइए कौन कौन सा आएगा इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आएगा, कौन कौन सा आता है, कम्युनिस्ट, या वो ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट या सेकुलर। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, कम्युनिस्ट, ठीक है। तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज हिज कॉन्शियसनेस।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, एक तरह की आप जान कह सकते हो या अंतरात्मा आप कह सकते हो। आपको पता है क्या आएगा इसका, नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि वहां पर क्या आएगा, प्रीएम्बल आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्रीएम्बल आंसर आएगा। ठीक है, इसका प्रीएम्बल आएगा 7th का, ऑप्शन नंबर डी आएगा, तभी मैंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी किया है। चलिए अब आगे चलते हैं और 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए इनमें से कौन से वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते हैं। फेडरलिज्म, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा फेडरलिज्म। तो चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट आइडियाज इज मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए 9th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट आइडियाज इज मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फिजिकल पर्सनल बिलीव एंड वर्शिप, या ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक सोशल बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, या ऑप्शन नंबर डी आता है, सी आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल पॉलिटिकल वर्शिप ऑफ बिलीफ, या ऑप्शन नंबर डी आता है फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो चलिए आपका 10th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट प्रीसीड द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो है हमारे कौन से वर्ड्स नहीं आते हैं रिपब्लिक के साथ, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक सब आते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका फेडरल। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूँ ना, ये आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से याद हो जाए। जैसे ही हमारा इंडियन पॉलिटी ख़त्म होगा तो मैंने आपको सारा का सारा जो है पूरा फिर से एमसीक्यू सीरीज करवानी है मैंने, वो टेंशन नहीं लेना। 100, 200, 300 जितने भी मेरे को लगेंगे, मेरे से बन पाएंगे, वो मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज कराऊंगा। तो चलिए आपके 4 क्वेश्चन रह गए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट, बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्रीएम्बल। और अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज द वर्ड एज सेक्युलर एडिड, ठीक है, व्हेन वाज सेक्युलर एडिड, हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया गया था, इट वाज एडिड थ्रू 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, इट वाज एडिड थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, द जस्टिस डिक्लेयर्ड, ठीक है, द जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन द पार्लियामेंट प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म, बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस आती है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। हमें जो प्रीएम्बल जस्टिस बताता है वो तीनों बताता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों बताता है ये। ठीक है, तो चलिए आपका 11th क्वेश्चन आता है, द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, बताइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या आएगा इसका, क्या वो पीपल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आता है इस सेशन का, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इसे बताइए क्या आएगा, क्या वो रिलीजियस स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, या ऑप्शन नंबर डी आता है प्लूटोक्रेटिक स्टेट, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्युलर स्टेट। ठीक है, तो चलिए फाइनली आपका जो है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, और वो क्या आता है आपका यूनियन एंड टेरिटरीज आता है। ठीक है, तो पहले ही आपको मैं नोटिफाई कर दूं, नेक्स्ट आपकी क्लास में आपको ये करा दिया जाएगा। तो वीडियो जैसे ही ख़त्म होती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।